कॉमर्स एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के अकाउंटेंसी का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर है जिसका नेम है अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन, यानी कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अलाभकारी संस्थाएं कौन सी होती है। उसके बाद में हम अलाभकारी संस्थाओं के लिए कौन कौन से वित्तीय लेखांकन करते हैं, कौन कौन से खाते बनाते हैं, अंतिम खाते कौन से बनाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो अलाभकारी संस्थाएं कौन सी होती है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यानी कि जिस संस्था में लाभ ना हो रहा हो या फिर जिस संस्था का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो अलाभकारी संस्थाएं कौन सी होती है? जो समाज सेवा करती है, यानी कि वे संस्थाएं जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज सेवा करना होता है। इन संस्थाओं में हम लोग कौन सी संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं? जैसे अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखें तो विद्यालय होते हैं, यानी कि बहुत सारे निजी विद्यालय होते हैं जो संस्थाओं के द्वारा चलते हैं, या फिर जिनके अंदर कुछ सरकार का और कुछ जो वहाँ की जो संस्था होती है उनके द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे व्यापारिक संगठन भी होते हैं जिनको संस्था के द्वारा चलाए जाते हैं, या फिर जो धार्मिक संस्थान होते हैं वो भी संस्थाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। और वहाँ की यानी किसी भी क्षेत्र की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी संस्थान स्थापित किए जाते हैं, जो कि जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा करना। यानी कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा के लिए ही ये कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, एक विद्यालय है और वो विद्यालय किसी संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, तो उस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बांटना या शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। वो संस्था वहां से लाभ कमाना नहीं चाहती है, वो वहां से अगर फीस भी ली जाती है बच्चों से तो वो नाम मात्र की फीस ली। तो अलाभकारी संस्थाएं जो होती है वो कौन सी होती है? यानी जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज सेवा करना होता है। अलाभकारी संस्थाओं के अंदर हम लोग किन किन को शामिल कर सकते हैं? अलाभकारी संस्थाओं के अंदर हम लोग प्रमुख रूप से किन को शामिल कर सकते हैं? जैसे विद्यालय हो गए जो संस्था के द्वारा संचालित है, धार्मिक संगठन हो गए, ऐसे ही कोई व्यापारिक संगठन हो गए जो संस्था के द्वारा संचालित हो या जिनका प्रमुख उद्देश्य समाज सेवा करना हो, न कि लाभ कमाना हो। ऐसे ही अगर हम देखें तो हॉस्पिटल्स हो गए, यानी कि अस्पताल। इस प्रकार से यानी कला और संस्कृति के को बढ़ावा देने के लिए, कला व वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? समाज सेवी संस्थान। इस प्रकार से अगर हमें कोई ये पूछे कि अलाभकारी संस्थाएं कौन सी होती है, अगर हमें अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ पता करना हो कि अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ क्या है, अलाभकारी संस्थाओं का अर्थ या फिर परिभाषा, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या है? लाभ तो होता ही नहीं है, यानी इसका प्रमुख उद्देश्य होता क्या है? समाज सेवा करना। तो अलाभकारी संस्थाओं से ऐसे संगठनों से है, ऐसे संगठन या संस्थानों से है जिनका प्रमुख उद्देश्य लाभ से प्रेरित न होकर, लाभ से प्रेरित न होकर समाज सेवा करना होता है। क्या होता है? समाज सेवा करना होता है। ये किसी विशिष्ट समूह के लिए भी समाज सेवा हो सकती है और ये पूरी जनता के लिए भी समाज सेवा हो सकती है। विशिष्ट समूह के लिए जैसे दिव्यांगों के लिए जो संस्थान बनाए जाते हैं वो एक दिव्यांगों के लिए विशिष्ट संस्थान होती है। ऐसे ही अगर हम लोग पूरी जनता के लिए करें तो जैसे बहुत सारे विद्यालय होते हैं, या फिर जैसे धर्मशाला होती है, या फिर जो कला और संस्कृति को आगे बढ़ावा देने के लिए जो संगठन होते हैं, तो उन सब के लिए क्या होती है? ये सब क्या होती है? अलाभकारी संस्था। यानी इनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है?
जनता की सेवा करना, समाज की सेवा करना। ये इसके अंदर लाभ बिल्कुल भी नहीं कमाते या फिर नाम मात्र का लाभ कमाते हैं, जिसके जरिए वे लोग अपनी संस्था के अंदर जो खर्चे होते हैं उनसे निपटने के लिए ये लोग नाम मात्र का लाभ कमाते हैं। अब अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो अब जब ये लाभ भी नहीं कमाते हैं तो फिर इसके अंदर हम देखें कि इसके अंदर फिर खाते बनाने की क्या जरूरत है, उसकी जरूरत है। इसके लिए अलाभकारी संस्थाओं को खाते बनाने पड़ते हैं, अंतिम खाते, लेकिन वो खाते नहीं बनाते जो व्यापारिक संस्थाएं बनाती है, वो अंतिम खाते नहीं बनाएंगे। ये कौन से खाते बनाएंगे? ये खाते बनाएंगे अलाभकारी संस्थाएं जो होती है, अलाभकारी संस्थाओं के अंतिम खाते। कौन से होते हैं अंतिम खाते? इनके अंतिम खाते होते हैं, एक तो होता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। एक होता है आय और व्यय खाता, आय और व्यय खाता। और एक होता है तुलन पत्र। अगर हम देखें तो व्यापारिक संस्थाओं में भी 3 खाते बनाए जाते हैं, अंतिम खाते। व्यापारिक संस्थाओं में कितने अंतिम खाते बनाए जाते हैं? व्यापारिक संस्थाओं में एक तो बनाया जाता है व्यापार खाता, एक बनाया जाता है लाभ हानि खाता, और एक बनाया जाता है तुलन पत्र, या जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। अब इसके अंदर व्यापार खाते की जगह हम लोग यहाँ पर क्या बना रहे हैं? अलाभकारी संस्थाओं के अंदर प्राप्ति और भुगतान खाता क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें इसके अंदर लाभ की जानकारी नहीं चाहिए, हमें इसके अंदर क्या चाहिए? उस वर्ष में, जैसे अगर हमें 2020 का प्राप्ति और भुगतान खाता बनाना है तो हमें उसके अंदर क्या करना है? 2020 में जो हमारे पास नगद प्राप्ति हुई है, यानी कि अलाभकारी संस्थाओं के अंदर नगद और बैंकिंग लेन देन होते हैं, यानी या तो बैंक के द्वारा होंगे या फिर नगद लेन देन होंगे। तो वो जो हमें नगद प्राप्ति हो रही है या फिर जो हमें बैंक के द्वारा प्राप्ति हो रही है, उनको हम लोग 2020 के प्राप्ति एवं भुगतान खाते में रखेंगे। फिर चाहे वो हमें पिछले वर्ष की प्राप्ति हो या फिर चाहे हमें वो एडवांस में यानी कि अग्रिम यानी कि नेक्स्ट ईयर की हो। अगर भुगतान खाते के अंदर भी हम लोग क्या लिखेंगे? यानी कि जो हम लोग भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं इस साल के अंदर, यानी 2020 में जो हम लोग नगद भुगतान या नगद बैंक के अंदर भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंदर लिखेंगे। किसमें? जिस साल का हम लोग प्राप्ति और भुगतान खाता बना रहे हैं उस साल में हम लिखेंगे। उस साल के अंदर जो भी नगद और बैंकिंग लेन देन होते हैं वो सब हम किस में लिखेंगे? प्राप्ति और भुगतान खाते में। अब अलाभकारी संस्थाओं की एक क्या विशेषता होती है कि ये कभी भी उधार लेन देन नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कोई वस्तुओं का उत्पादन करे विक्रय तो करते हैं नहीं, इनका तो प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? समाज सेवा करना होता है। तो इसलिए ये क्या करेंगे? प्राप्ति और भुगतान खाता बनाएंगे, जिसके अंदर क्या करेंगे? जो इनको प्राप्त हो रहा है यानी कि जो इनको नगद और बैंक से प्राप्त हो रहा है वो लिखेंगे, और जो ये नगद और बैंक से भुगतान कर रही हैं वो लिखेंगे। किसके अंदर लिखेंगे? प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंदर जो नगद प्राप्ति और भुगतान हो रही है, फिर चाहे वो रोकड़ हो और या फिर चाहे वो बैंक के द्वारा हो, वो सब किस में लिखेंगे? ये प्राप्ति एवं भुगतान खाते नहीं। यानी कि व्यापार खाते की जगह हम लोग अलाभकारी संस्थाओं में क्या बनाएंगे? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। अब आगे आता है हमारे पास लाभ हानि खाता। व्यापारिक संस्थाओं में हम क्या बनाते हैं? लाभ हानि खाता। लेकिन अलाभकारी संस्थाओं के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे? आय और व्यय खाता। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि आय और व्यय खाता क्यों बनाते हैं? जब हमें लाभ का पता ही नहीं करना है तो आय और व्यय खाता क्यों बनाए? ये हम लोग इसलिए बनाते हैं, सबसे पहले तो यानी कि कोई भी संस्था होती है उसको सिर्फ 4 या 5 लोग मिलकर के चलाते हैं, कमेटी बनी हुई होती है, लेकिन उसके अंदर जो दान दिया जाता है वो बहुत सारे लोग देते हैं। तो अगर ये लोग अपना ब्यौरा यानी इसके अंदर पूरे साल के अंदर कितना खर्चा हुआ इनके पास, कितनी इनके पास इनकम हुई, वो पूरा का पूरा इनको देना होता है, उन सबको पहुंचाना होता है। और दूसरी बात, अगर ये अपनी संस्था के अंदर कोई भी खर्चा करना चाहते हैं या कोई भी नई योजना लागू करना चाहते हैं तो उसके लिए इनको अपने वित्त के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी संस्था के पास इतना बजट है, और उस बजट के आधार पर ही ये क्या डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए इनको आय और व्यय खाता के बनाने की जरूरत होती है कि कहीं इनका जो व्यय है वो आय से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये क्या करेंगे? आय और व्यय का खाता बनाएंगे। अगर आय जो है ये ज्यादा हो रही है तो इसको हम लोग नेक्स्ट ईयर के अंदर कर देंगे,
और अगर व्यय इसका ज्यादा हो रहा है तो फिर हम लोग बताएंगे कि हमारे पास जो व्यय है ये इतना ज्यादा हो रहा है और आय जो इस साल इतनी ही हुई है, तो फिर ताकि हमें जो लोग उसके अंदर दान देते हैं वो क्या करेंगे, उसके अंदर और आगे दान देंगे और इसके अंदर विकास की ओर अग्रसर होगी संस्था जो होगी। इसलिए आय और व्यय खाता बनाया जाता है। इसके बाद में आता है तुलन पत्र। अब तुलन पत्र दोनों के अंदर सेम ही बनाया जाता है। व्यापारिक संस्थाओं में भी तुलन पत्र बनाया जाता है और अलाभकारी संस्थाओं में भी तुलन पत्र बनाया जाता है। तुलन पत्र के अंदर क्या होता है, तुलन पत्र के अंदर वही हम लोग जो इनकी अलाभकारी संस्थाओं की जो संपत्ति है वो लिखेंगे। अब इसके अंदर हम लोग कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते हैं, इसके अंदर हम लोग बनाते हैं पूंजी निधि खाता। क्या करेंगे, पूंजी निधि खाता। पूंजी निधि खाते के अंदर क्या आएगी, यानी कि जो भी हमारे पास दान आया है, संस्थाओं के जो भी सदस्य है या संस्था से जो जुड़े हुए लोग हैं, फिर चाहे उसके अंदर भामाशाहों के नाम हो या जो दानदाता है या सरकार के द्वारा हमें जो भी वित्त की या जो सहायता प्राप्त हुई है, वो सब के सब हम लोग किसके अंदर ऐड करेंगे, पूंजी निधि खाता बनाएंगे, अलग से उसके अंदर लिखेंगे और फिर उसको हम लोग तुलन पत्र के अंदर लिखेंगे। इस प्रकार से हमने अलाभकारी संस्थाओं के अंदर 3 प्रकार के खाते बनाते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय और व्यय खाता और तुलन पत्र। अब प्राप्ति एवं भुगतान खाता को हम कैसे बनाते हैं या इसका प्रारूप क्या होता है, लाभ और व्यय खाते का प्रारूप क्या होता है और तुलन पत्र का प्रारूप क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आई थिंक आप लोगों की इतना समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।